नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस छोटी सी वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है पर्यावरण का। यह श्रृंखला मैं आगे बढ़ा रहा हूं। निश्चित रूप से आप लोग पर्यावरण की श्रृंखला को लगातार कहते हैं भैया पूरा करा दीजिए। निश्चित रूप से मैंने अगर वादा किया है पूरा कराने के लिए तो मैं कभी न कभी तो उस वादे को पूरा ही करूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए 21 बैच वालों के लिए मैं टारगेट करके पढ़ाई या वीडियो दे रहा हूँ। तो आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन मैं निशांत ज्ञान की तरफ से पूरा का पूरा कोर्स कराऊंगा यूपी टेट का। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, हर एक सब्जेक्ट मैं पूरा कराऊंगा जब तक आप यूपी टेट देने लायक होंगे। अभी वर्तमान के समय में मुझे संभावना नहीं लग रही है कि अगले यूपी टेट में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप अगले यूपी टेट में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं पूरी मेहनत करूंगा, दिन में 2-3 वीडियो देना पड़ेगा तब भी, लेकिन मैं आपका कोर्स जरूर पूरा कराऊंगा, है ना। 24 वीडियो जो है थ्योरी की क्लास के हो चुके हैं। पर्यावरण की यह 25वां लेक्चर वीडियो है। इसमें हम जो है उत्तर प्रदेश या पूरे भारत देश में रामसर कन्वेंशन के बारे में बातचीत करेंगे। मित्रों, रामसर स्थल क्या होता है या रामसर समझौता क्या होता है। पर्यावरण में वर्तमान की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखा जाए तो रामसर स्थल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आपके यूपी टेट में भी रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौता से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं जो है रामसर कन्वेंशन को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं रामसर है क्या। मित्रों, रामसर एक स्थान है। रामसर क्या है? रामसर एक स्थान का नाम है, रामसर एक नगर का नाम है, रामसर एक शहर का नाम है। और यह शहर कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, यह शहर जो है ईरान में स्थित है। कहां पर स्थित है? ईरान। ईरान में एक सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? आप सभी लोग जानते हैं, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ठीक है। ईरान के कैस्पियन सागर के बगल में एक क्या है? एक स्थान है जिसका नाम है रामसर। यहीं पर जो है 2 फरवरी 1971 को तमाम देश के लोग जो है एकत्रित होते हैं। देश के सर्वे सर्वा लोग एकत्रित होकर के एक समझौता करते हैं। उसी समझौते को रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि रामसर क्या है। रामसर क्या है भैया? रामसर एक क्या है? स्थान है। और यह कहां पर है? ईरान में है। और ईरान के कैस्पियन सागर के बगल में यह रामसर स्थान स्थित है। और यहीं पर 2 फरवरी 1971 को, ध्यान से सुनिएगा, 2 फरवरी, यहां से इससे मैं लिखता हूं 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है जिसे हम रामसर समझौता के नाम से जानते हैं। अब रामसर समझौता हो गया, आप यह क्लियर कर चुके। अब रामसर समझौता क्यों हुआ था? मित्रों, मैं आपको बता दूं, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर में समझौता हुआ था। किसके संरक्षण के लिए? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर में समझौता हुआ था। अब आर्द्र भूमियां क्या होती है? मित्रों, आर्द्र भूमियां हम अपने देसीय भाषा में कहें तो जो दलदली भूमियां होती हैं उसे हम आर्द्र भूमि के रूप में जानते हैं। अब दलदली भूमियों को संरक्षित करने का प्रयास क्यों किया गया? मित्रों, दलदली भूमि वह होता है जहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, वहां पर विभिन्न भांति प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां पर जीव जंतुओं के रहने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है, वहां पर जो है जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। इसी वजह से आर्द्र भूमियों के संरक्षण का प्रयास जो है विश्व स्तर पर किया गया। तो आप लोग समझ चुके हैं कि आर्द्र भूमि क्या होता है? जहां पर जल और थल का मिलाप होता है, अर्थात जल और थल पूरी तरीके से मिक्सअप होते हैं और वहां पर ना ही जल बहुत ज्यादा होता है ना ही थल बहुत ज्यादा होता है, अर्थात वह दलदली भूमि होती है, नमी युक्त भूमि होती है, उसी को हम आर्द्र भूमि के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमि को आपने समझ लिया कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण का प्रयास क्यों किया गया। इसी वजह से आर्द्र भूमियों के संरक्षण का प्रयास किया गया क्योंकि वहां पर भांति प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जा सकते हैं। जो जंतु जो है कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पे हैं, उन्हें भी आर्द्र भूमियों से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से आर्द्र भूमियों के संरक्षण का प्रयास किया गया। मैं बात करता हूं कि रामसर कहां है। आपने जान लिया रामसर में समझौता कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। एक डेट आपको और याद करनी है। रामसर में समझौता तो 2 फरवरी 1971 को हो गया था, लेकिन रामसर जो कन्वेंशन होता है, जो समझौता का एक प्रपत्र होता है, निश्चित रूप से यह कार्य करना कब से शुरू किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रामसर में जो समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था, वह
अच्छी तरीके से कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो 21 दिसंबर 1975। कब? 21 दिसंबर 1975 को रामसर समझौता कार्य करना प्रारंभ किया था। अर्थात रामसर का जो प्रपत्र है, रामसर समझौते का जो एक कागजात बनाया जाता है, उस समझौते के जो मुख्य नियम बनाए जाते हैं वो तमाम सारे देशों में भेजा जाता है। अर्थात रामसर जो समझौता वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है, कार्यान्वयन शुरू कर देता है। तो आपसे एक डेट यह याद करनी है कि रामसर समझौता कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। रामसर कार्य करना कब प्रारंभ किया रामसर समझौता? तो 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को रामसर में समझौता होता है। इसी वजह से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर समझौता हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद बात करते हैं कि भारत जो है क्या इस समझौते में उसी समय जुड़ गया था? नहीं, भारत जो है इस समझौते में 1 फरवरी 1982 को जुड़ा था। ध्यान से सुनिएगा, भारत 2 फरवरी को नहीं जुड़ा था, भारत 1 फरवरी 1982 को जुड़ा था। इस बात को ध्यान रखिएगा, फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी चीजें बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन इसे छोड़ देते हैं। तो भारत इस समझौते में जो है 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बात करें विश्व, यहां पर कुछ फैक्ट मैंने लिखा है, उस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा कि रामसर स्थल अब बनाने का कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन जो 2 फरवरी, इससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 2 फरवरी 1971 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन होता है, क्या 2 फरवरी 1972 से ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा? आप कहेंगे भैया ऐसा नहीं है, यह आर्द्र भूमि दिवस जो है 1997 से मनाना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? तो 1997 से। ठीक है, 1997 से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। 2 फरवरी 1971 को भले ही रामसर कन्वेंशन होता है, 1972 के जस्ट 1 साल बाद आर्द्र भूमि दिवस नहीं मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया जाता है? तो 1997 से मनाना प्रारंभ किया जाता है। और यह वही यह वही सन है 1997 जब कौन सा प्रोटोकॉल होता है? आप बताइएगा, क्या क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है? अगर होता है तो आप यस कहेंगे, अगर नहीं होता है तो आप नो कहेंगे। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों होता है इसके बारे में भी हमने आपके बीच चर्चा किया है, तो आप बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल क्यों होता है। आगे बात करते हैं विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व का पहला रामसर स्थल जो है कोबर्ग प्रायद्वीप है। और यह कहां पर है? तो मित्रों ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में जो है विश्व का पहला रामसर स्थल है। अभी वर्तमान के समय में, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है बदले जा चुके हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ठीक है, बताइएगा अगर आपको आता है, एक करंट अफेयर का मुद्दा है। आगे बात करते हैं मित्रों, सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पे हैं? तो मित्रों सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है। आपसे ब्रिटेन भी कह दिया जाता है, कहीं कहीं पर यूनाइटेड किंगडम लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पे हैं? तो ब्रिटेन में है। कितने हैं? 175। ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहला फैक्ट क्या है? विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कोबर्ग प्रायद्वीप कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पे है? ब्रिटेन में है। इसे ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? मित्रों विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 से लगातार मनाना प्रारंभ किया गया और वर्तमान के समय में 2022 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। और हर एक दिवस का, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं उसके कुछ न कुछ थीम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? थीम। तो इस वर्ष इसका थीम क्या था? इसका थीम था लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही। क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम रही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया गया? तभी आपने देखा 1997 को पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, वर्तमान के समय में भारत में कुल 49 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 49 रामसर स्थल वर्तमान के समय में है। वर्तमान का समय मतलब मैं यह वीडियो जो है आज कितने तारीख है? आज 6 जून 2022 है। 6 जून 2022 को मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं। इस समय तक भारत में जो है 49 रामसर स्थल हैं। आगे भी रामसर स्थलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि भारत एक कदम और आगे बढ़ाएगा रामसर स्थलों में।
आगे बात करते हैं मित्रों, नवीनतम रामसर स्थल जो भारत में है वो कौन कौन से हैं? तो भारत में 2 नवीनतम रामसर स्थल हैं। अभी 2022 में 2 रामसर स्थल ऐड किए गए थे। इसके पहले जो है हमारे यहाँ 47 रामसर स्थल हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 47। वर्तमान में 2 और बढ़ाए गए हैं, तो वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई है। वह नवीनतम रामसर स्थल कौन कौन से हैं जो आपसे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और खिजड़िया पक्षी विहार, यह जो है 2 नवीनतम रामसर स्थल हैं। मित्रों, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और खिजड़िया पक्षी विहार जो है गुजरात में है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। क्या है? संत कबीर नगर। और इसी संत कबीर नगर के जिले में जो है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। 2022 में इन्हें बनाया गया था। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील है और केवलादेव नेशनल पार्क है। जब भारत 1981 में 1 फरवरी 1981 को रामसर कन्वेंशन में शामिल होता है, उसी समय भारत के दो स्थलों को जो है, 2 साइट्स को जो है रामसर स्थल में जगह दिया जाता है। वो कौन कौन सा है? तो एक है चिल्का झील और एक है केवलादेव नेशनल पार्क। चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में है। और केवलादेव नेशनल पार्क कहां पे है? तो राजस्थान में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं, गलती लोग कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बच्चे यही रट के जाते हैं और कई जगह पर यह गलत भी दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी झील भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। कहां पर? राजस्थान में सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में। लेकिन अगर आपसे राजस्थान वाला सांभर झील आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया है, आपके ऑप्शन में चिल्का झील दिया गया है, तो चिल्का झील ही उत्तर सही होगा। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा लैगून झील, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो सांभर झील है। लेकिन आप इतने में कंफ्यूज मत होइएगा। आपके सामने अगर सांभर झील दोनों प्रायोरिटी सामने आता है, अगर लैगून सबसे बड़ा लैगून कह के पूछा जाएगा चिल्का झील लगाइएगा, अगर लैगून नहीं कहा है तब आप सांभर झील को सही करिएगा। ठीक है, तो भारत का पहला रामसर स्थल जो 1981 में शामिल हुआ था, चिल्का झील उड़ीसा वाला है और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वाला है, ये शामिल हुए थे। आगे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और वही जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल बनाया गया। और कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। आप सभी लोग जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन 2 नदियों के मिश्रण से होता है? मेल से होता है। ध्यान रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के मेल से जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? तो भारत का सबसे छोटा स्थल जो रामसर स्थल जो है रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड है, सुंदरवन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है। छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान के समय में कितने रामसर स्थल है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाएं आप देंगे, और अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं देंगे तो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव जितने भी आर्द्र भूमियां हैं, जितने भी रामसर स्थल हैं, वो आपको आने चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्लियर यही किया जा सकता है कि वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? तो वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। उसकी सूची मैंने यहाँ पे दिया है। इतना ही आपको रामसर स्थल के बारे में जानना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। पूरे के पूरे 49 आप नहीं याद कर पाएंगे, है ना। मानिए यूपी के रामसर स्थल 10 के 10 आपके दिमाग में होना चाहिए। नवीनतम बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। इंपॉर्टेंट तो यही है, आपसे यही पूछा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि 10 में से कोई एक पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है। तो आप जब 10 आप अपने आंखों के सामने से गुजारे रहेंगे तो टिक लगा ले जाएंगे कि यह सही है या गलत है। ठीक है, चलिए पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऊपरी गंगा नदी। क्या है? ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा तक इसका विस्तार है। यह जो है उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। आगे बात करते हैं दूसरा कौन सा है? बखीरा वन्यजीव। ये क्रम के अनुसार नहीं लिखा गया है, ऊपर नीचे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है क्रम वाइज लिखा गया है। क्रम वाइज लिखने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन था, तीसरे नंबर पर कौन था, पाँचवें। ऐसा याद करना असंभव है ना। वो भी जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वह भी मानव है ना। ऐसा नहीं पेपर बनाएंगे बच्चा कभी देखे ही नहीं हो। ऐसा पेपर बनाया जाता है जिससे आपके दिमाग में वो चल रहा हो।
तो नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि कहां पर स्थित है, तो आप लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। यह रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश के। आगे बात करते हैं सुर सरोवर झील या कीथम झील जिसे कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है, यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। वही आगरा से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो सुर सरोवर झील आप जरूर जानते हैं, इसे ही कीथम झील के नाम से जाना जाता है। यह कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है। आगे बात करते हैं मित्रों नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, इसे जो है वर्तमान के समय में चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह कहां पर स्थित है, तो लखनऊ से कानपुर जब आप जाएंगे उसी के बीच में एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम है उन्नाव, ठीक है। तो उसी उन्नाव में जो है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, इसे ही चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य कहते हैं, यह कहां पर स्थित है, तो उन्नाव में स्थित है। आगे बात करते हैं मित्रों सांडा पक्षी विहार कहां पर स्थित है, तो सांडा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है, जो कि हरदोई में स्थित है। आगे बात करते हैं मित्रों समसपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो मित्रों समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में। हम सुल्तानपुर के हैं, हमारे जस्ट बगल में ही रायबरेली है, यहां पर जो है समसपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। आगे बात करते हैं मित्रों समन पक्षी अभयारण्य, ठीक है। यह कहां पर स्थित है, समन पक्षी अभयारण्य, आप बताइएगा, अगर आपको जो है आप इसे गूगल करके बताइएगा समन पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक देता हूं इटावा, एक देता हूं मैनपुरी। अब बताइएगा इटावा और मैनपुरी में से कहां पर समन पक्षी अभयारण्य स्थित है। आगे बात करते हैं मित्रों पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह जो है उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। आगे बात करते हैं मित्रों सरसई नावर झील, क्या है, सरसई नावर झील, आप बताइएगा सरसई नावर झील कहां पर स्थित है, इटावा और मैनपुरी, इसमें से कोई मैनपुरी में है और कोई इटावा में है, तो आप जरूर इसे लिख लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप गूगल पे सर्च करिएगा कि समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहां है और सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में कहां है, आप अपने नोट्स में जरूर इसे स्थान दीजिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है, तो हैदरपुर वेटलैंड जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो रामसर कन्वेंशन, जो रामसर समझौते से आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, मैंने आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास किया है। यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से मैं आपके पर्यावरण को समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी तरफ से तो प्रयास रहेगा, बाकी होगा कि नहीं होगा यह हर इच्छा है। अगर ईश्वर चाहेंगे तो बिल्कुल हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अंत में फिर से मैं अपनी वाक्य दोहराऊंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब तक आपके जीवन में संघर्षों की काली रात नहीं होगी तब तक आप सूर्योदय, सफलता रूपी सूर्योदय का मजा ही नहीं ले पाएंगे। तो आपके जीवन में संघर्षों की काली रात होना अति आवश्यक है, तभी जाकर के आप, जब आपके जीवन में सूर्योदय का सफलता का सूर्योदय होगा, तब जाकर के उसका पूर्णतः आनंद आप ले पाएंगे, ठीक है। तो आपके जीवन में अगर संघर्ष चल रहा है तो आप घबराइए मत, उसके साथ चलने का प्रयास करिए, उसी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए, लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। आज जो आपने किया है, कल का दिन आज के दिन से बेहतर हो, बस आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में यह चलता है तो आप अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं। हर एक दिन को टारगेट के रूप में लीजिए, पूरे जीवन को एक टारगेट के रूप में लीजिए। हर एक, मतलब कि आज आप क्या करने वाले हैं, आगे 2 साल बाद आप क्या करने वाले हैं, मैं तो कहता हूं 10 दिन के बाद आप क्या करने वाले हैं, इसका भी एक टारगेट सेट होना चाहिए। एक सफल व्यक्ति की निशानी ही यही होती है कि वह अपने आगामी 10 साल का पूरा उसके दिमाग में टारगेट चलता है ना, मुझे ये करना है। गलती से होता हो, चाहे हो या ना हो, लेकिन एक टारगेट सेट करके मनुष्य अपने मनुष्यत्व का परिचय देता है और वह सफलता के उस स्तर पे छूने का प्रयास करता है जहां तक उसकी हद है, ठीक है। तो उस हद तक आप जाने का प्रयास करिए जहां तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और आपके सामने क्या है, सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, और इसी शिक्षा के माध्यम से ही आप कुछ अलग कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो शिक्षा को छोड़िएगा मत, कुछ भी आप करिए, शिक्षा को जरूर अपनाइए, क्योंकि शिक्षा से आप अपनी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।